हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स के दूसरे लेक्चर में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इसलिए कि पहले में हमने कुछ आर्टिकल्स कवर कर दिए थे और अब हम अगले आर्टिकल्स पे आ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अब आते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है जी, आज़ादी। तो देखिए, आर्टिकल 19 जो कहता है वो 6 राइट्स के बारे में बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है जी, गांधीवादी देश में रहते हैं हम। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हम घूम सकते हैं। ठीक है जी, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कहीं पे भी रह सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ट्रेड और बिजनेस। ठीक है जी, ये तो मोटे मोटे तौर पे ये 6 राइट्स हैं। ठीक है जी। तो ओरिजिनली क्या था कि आर्टिकल 19 में 7 राइट्स थे लेकिन जो एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हमने राइट ना बना के हमने क्या कर दिया था, उसको एक लीगल राइट बना दिया था। वो फंडामेंटल नहीं रहा, एक लीगल राइट था। ठीक है जी। और ये जो राइट्स हैं ये सिटीज़न टू शेयर होल्डर ऑफ कंपनी को मिलते हैं, मतलब कि किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उसको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन फॉरेनर और लीगल पर्सन जैसे कंपनी हो गया, कॉरपोरेशन, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो दिस राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल। और जो हमने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया था आपको अभी, वो 44th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1978 में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है टू इंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे तौर पे अगर बात किया जाए तो ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए अब इसको थोड़े से विस्तार में जानते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपके जितने भी सिटीज़न के राइट हैं, व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, कन्विक्शंस हैं, मतलब कि आपके अंदर कोई भी चीज़ आ रही है तो आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है जी। और कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि आपका, जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैं एक बड़ा ही स्पिरिचुअल आदमी हूँ। ठीक है जी। तो मैं स्पिरिचुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मैं अपने हिसाब से, वो एक बिलीफ है तो मैं उसको व्यक्त कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा एक ओपिनियन है कि इस देश में कुछ पर्टिकुलर चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। वो ओपिनियन जो है किसी और, कोई और डिफ़र करता है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन भी रख सकता हूँ। और वो किस तरीके से रख सकता हूँ? बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मैं बोल सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ, उसको छाप सकता हूँ, मतलब प्रिंट कर सकता हूँ, पिक्चरिंग या इस किसी तरीके मैनर से कर सकता हूँ। देखिए, जैसे हमारे आर के लक्ष्मण जी थे। आर के लक्ष्मण जी जो थे वो एक कार्टूनिस्ट भी थे। ठीक है जी। और उनके कार्टून्स वगैरह आते थे। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अमूल अमूल बटर जो है, अमूल वाले फाउंडेशन वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ कार्टून्स में एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हमारे जो राइट हैं टू प्रोपोगेट्स वन व्यू एज वेल ऑफ द अदर। ठीक है जी, ये हमारा एक राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मतलब कि प्रेस का मतलब है, अब देखिए 1 2 3 4 4 पिलर बोले गए हैं डेमोक्रेसी के। पहला क्या है? पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, और चौथा क्या है? प्रेस। और ये सारे इंटर रिलेटेड है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी चेक करता है कि लॉ ठीक है, और प्रेस आप बताता है कि क्या हो रहा है, क्या ठीक है, और उसमें एक्सप्रेशन ऑफ जो भी आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं, बिलीव्स वगैरह सब कुछ बताते हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आपके ओपिनियंस आते हैं। ठीक है जी। एडिटोरियल्स आते हैं। और ये अभी से नहीं है, ये हमारे आज़ादी के टाइम से है। हमारे कितने ज़्यादा हिस्टोरियंस हैं, कितने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके खुद के भी अखबार थे। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। फिर आते हैं फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट, मतलब कि मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ की एडवर्टीज़मेंट करनी है, या मेरा कोई ब्रांड है, सपोज़ मैं कोका कोला बेचता हूँ, तो मैं उसकी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट कर सकता हूँ, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता मुझे। ठीक है जी। फिर एक है हमारे पास राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ये हम राइट ऑफ प्राइवेसी में भी डाल सकते हैं इसको जी।
ठीक है जी। वो इसलिए कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो बातें हैं वो कोई भी सुने, ठीक है जी। तो ये है कि राइट ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है हमारे पास है कि हमारे फ़ोन टैप नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। और हमारे पास है राइट टू टेलीकास्ट, ठीक है जी, मतलब हम कोई भी चीज़ टेलीकास्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली का मतलब होता है कि आपके अधिकार, स्पेसिफिक राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट है इंडिया में, अगर क्रिकेट दिखाना है तो उसकी जो आधिकारिक पुष्टि जो भी करता है वो बीसीसीआई के अंडर होता है, चाहे फिर आईपीएल है या कोई भी टूर्नामेंट है वो बीसीसीआई के अंडर होता है। लेकिन इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो भी मोनोपोली है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं है, ठीक है जी। फिर आता है राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल किसान मोर्चा ने कहा कि आज हमने भारत बंद रखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे अपनी दुकान खोलनी है उस दिन, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई करेगा। बंद में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और बंद से आप दूर भी रह सकते हैं, ये आपका राइट है। और आपका है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, कि आपको जानने का हक है। उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आरटीआई है। लेकिन सारी एक्टिविटीज़ नहीं जान सकते, जैसे कि कोई डिफेंस की कोई एक्टिविटी है वो नहीं जान सकते, इसरो में कुछ चल रहा है वो नहीं जान सकते, पुलिस के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपकी सॉवरनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो वो आप नहीं जान सकते एक्टिविटीज़, ठीक है जी। और फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, ठीक है जी, मतलब कि मेरे पास हक है कि मैं चुप रह सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अब आप एक बहुत ही ज़्यादा, इनसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं कि फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम है तो क्या ये नेसेसरी है कि आप उसको गाएं ही, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि इज़ इट नेसेसरी कि आपको नेशनल एंथम गाना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं दोस्तों, इट्स नॉट नेसेसरी। आपकी ड्यूटी बनती है, लेकिन आपके पास फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है कि आप चुप भी रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये फोर्स्ड नेशनलिज्म का भी एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत टाइम से हमारे देश में चल रहा है, तो आपको फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है आपके पास कि आप चुप रह सकते हैं, ठीक है जी। फिर आता है राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, मतलब कि मेरे पास एक न्यूज़पेपर है तो उसमें मैं कुछ भी छाप सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि सर आज मैं ये छाप रहा हूँ, सर आज मैं ये छाप रहा हूँ। प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि मैं ये छाप रहा हूँ। आपके पास पूरा राइट है कि आपके पास एक्सप्रेस करने के पूरे अधिकार हैं और सेंसरशिप नहीं हो सकती उसमें, ठीक है जी। और आपके पास है कि राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। तो इसका मतलब क्या है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, ठीक है जी, आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास राइट टू स्ट्राइक जो है, लेकिन आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि चलो स्ट्राइक करनी है, ठीक है जी। चलिए, अभी इसमें एक्सेप्शन आते हैं। देखिए एक्सेप्शन के बारे में कि जहाँ पे भी हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और मतलब कि ये सारी जितनी भी चीज़ें, तो इसमें ना रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी देखिए कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, आप राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं या आप स्ट्राइक भी कर सकते हैं अगर आप कोई ट्रेड यूनियन में है, ठीक है जी, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन तो आपके हक हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आई है, वो है एस्मा। अब देखिए एक्ट क्या है, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट मेंटेनेंस एक्ट। तो इसमें कुछ इस तरीके की सर्विसेज बताई हैं जो कि एसेंशियल होती हैं हमारी, और उसके अंतर्गत आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से सारे एक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है जी। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या कहता है, इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, मतलब आप पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं,
प्रोसेशन मतलब कि एक रैली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और लेकिन ये जो फ्रीडम है ये सिर्फ पब्लिक लैंड और पब्लिक लैंड पे होना चाहिए, ठीक है जी। और असेंबली जो है वो पीसफुल और अनहार्म्ड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि देखिए आप जंतर मंतर पे आपने करना है, जंतर मंतर पे आपने कोई रैली करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उठ गए और वहाँ पे चले गए। आपको एक प्रोसेस होता है कि आपको पुलिस से परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, फिर ही आप वो कर सकते हैं। लेकिन वो पीसफुल और अनहार्म्ड होना चाहिए, मतलब कोई आर्म्स नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि तलवारें उठा के चले गए, तो फिर तो आप अरेस्ट होंगे, ठीक है जी। चलिए अब एक्सेप्शन आते हैं, ये देखिए इन इसमें कह रहा है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू असेंबली ऑन द ग्राउंड्स नेमली, ये देखिए सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि ये एक तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी तो आप याद ही रखेंगे कि जब भी इस पे सवाल आया तो ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और पब्लिक ऑर्डर अगर ख़राब हो रहा है तो देखिए, पब्लिक ऑर्डर जब भी ख़राब होता है कि दंगे फसाद की आ रही है, तो जो डिप्टी कमिश्नर है वो धारा 144 लगाता है, ठीक है जी। तो देखिए इससे एक और क्वेश्चन भी निकल के आता है कि जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो 144 इन्वोक करता है, और इसकी जो अथॉरिटी है जो इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो करता है, ठीक है जी। तो ये देखिए 144 ऑफ सीआरपीसी एंड 141 ऑफ सीआरपीसी, मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक हो गया या फिर पब्लिक ऑर्डर हो गया, तो उसके लिए रीज़नेबल हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है जी। अब आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब कि हम कोई ऐसी एसोसिएशन गठित कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है ये कि हम जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, क्लब्स बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है जी। और मतलब कि ये हमारे पास एक राइट है, ठीक है जी, टू स्टार्ट एज वेल एज कंटिन्यू इन एसोसिएशन यूनियन एज वेल। और इसके पास एक नेगेटिव राइट भी है कि नहीं, हम ना ज्वाइन भी, नो भी कर सकते हैं, कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें ज्वाइन करनी। एक तो हमें पॉजिटिव दिया गया है कि हम ये जितने भी एसोसिएशन है बना सकते हैं, क्लब्स, ट्रेड यूनियन वगैरह जो भी हैं, लेकिन हमारे पास एक नेगेटिव भी है कि हम मना भी कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं ज्वाइन करना है। देखिए हम हमारी आईएएस एसोसिएशन भी है, हमारी कंट्री की आईएएस एसोसिएशन भी है, फिर इस तरीके से बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब एक्सेप्शन देखते हैं कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्या लग सकती है। देखिए फिर से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे जब भी सवाल आएगा, जब भी सवाल आएगा तभी हम देखिए, हम प्रियम्बल पे वापस क्यों बार बार जाते हैं, सॉवरेनिटी पे और इंटीग्रिटी पे प्रियम्बल का कितना बड़ा रोल है। तो देखिए वो जब भी हम कोई चैप्टर कर देते हैं तो आगे वो चीज़ें रिलेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, ठीक है जी। या तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल है, पब्लिक ऑर्डर का सवाल है, मोरालिटी का है, ठीक है जी। और ट्रेड यूनिट्स जो है उनके पास इफ़ेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है, राइट टू स्ट्राइक और डिक्लेयर अ लॉकआउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्रेड यूनियन अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये हथियार नहीं है कि वो लॉकआउट ही कर दें कि चक्का ही जाम कर दिया जी, सब कुछ बंद ही कर दिया। ये नहीं हो सकता क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो जाएगा उससे, ठीक है जी। तो अब आते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या कहते हैं कि सिटीजन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेट, बट नॉट राइट टू मूव फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री। मतलब कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अब हमारे कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जाके इसमें आ रहे हैं, वैसा नहीं है हमारे पास। वो ऐसा इसलिए नहीं है कि इसके लिए फिर पर्टिकुलर चीज़ें हैं, हमें पासपोर्ट चाहिए, फिर वीज़ा चाहिए, ठीक है जी, वो फिर दूसरे कंट्री के आगे। लेकिन हमें किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। बट एक ज़रूर बात है कि किसी भी स्टेट में आपसे आईडी कार्ड पूछा जा सकता है, वो राइट ऑफ द पुलिस ऑफ द स्टेट है, ठीक है जी। अब एक्सेप्शन है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दो हैं कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही है और जैसे कोई राइट्स हो गए हैं, तो वहाँ की स्टेट वहाँ पे मनाही कर सकती है कि बाहर के लोग नहीं आएंगे, ठीक है जी। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब कोई पर्टिकुलर ट्राइब है, जैसे कि आपकी जाड़वा ट्राइब है हमारे, ठीक
ठीक है जी। जाड़वा ट्राइब कौन से उसमें है, अगर कमेंट सेक्शन में बताइए। जाड़वा ट्राइब है, ये पर्टिकुलर किसी स्केड्यूल्ड एरिया में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाना मनाही है, ठीक है जी, यहाँ पे जाना मनाही है। तो स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। चलिए अब फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे आते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का क्या है कि हम कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ द टेरिटरी में सेटल हो सकते हैं, ठीक है जी। और ये राइट जो है रिसाइड टू एनी पार्ट जो है, मतलब कि हम वहाँ पे टेम्परली भी रह सकते हैं, और अगर हमें सेटल होना है तो वहाँ पे भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक फ़िक्स है, इसको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है जी। फिक्स कैसा है कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ टू ग्राउंड्स, ठीक है, जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास अधिकार है कि आप किसी भी जगह पे जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, मतलब कि यू कैन बाय लैंड, यू कैन मेक हाउस, ठीक है जी। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे आउटसाइडर्स कैन नॉट बाय लैंड, और JNK में भी पहले ऐसा ही था। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इसीलिए राइट टू लैंड जो था वो हटा दिया गया था, वो अब सिर्फ मेरा एक लीगल राइट है, ठीक है जी। चलिए अब अगले उस पर चलते हैं। अगला है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो मतलब कि हमारे पास किसी भी टाइप का ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है, वो हम सब कर सकते हैं, ताकि अर्निंग्स वन लाइवलीहुड, हम किसी भी तरीके की जॉब वगैरह कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी जॉब नहीं है जो कि इमोरल हो, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हो। ये देखिए ये गलत है, ये IPC के अंडर भी पनिशेबल है। और कोई डेंजरस या होम फॉर ड्रग्स है। अब ऐसा नहीं है कि जी मैं जी चरस का काम करने लग पड़ा हूँ, तो वो गलत है। मैं चरस का काम नहीं कर सकता, फिर मैं बच्चों और मतलब जिस्म फिरोशी का धंधा नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये नहीं हो सकता। बाकी हम किसी भी टाइप का लीगल बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। और स्टेट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ताकि आप वो ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिज़नेस कैरी कर सकें। देखिए काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ें हैं तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है जी। अब क्या है इसके बारे में क्या बात करते हैं कि आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन करता है हमारी, कि मतलब हमें कुछ ऑफेंसेस हैं उससे रिलेटेड अरेस्ट हो गया या फिर हमें जो है मतलब कि प्रोटेक्शन मिले, चाहे अरेस्ट के मामले में हो या किस तरीके के लॉ बने हुए हैं ऑफेंसेस के, उसके बारे में ही बात करता है। इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है जी। इसके 2 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर स्पष्ट भाषा में कहें कि सपोज़ मैंने कोई एक ऐसी चीज़ करी ईयर 1950 में, ठीक है जी, और उस पर्टिकुलर चीज़ का लॉ बना ईयर 1970 में, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये जो चीज़ है उसके ऊपर ये वाला लॉ लगेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। और जो ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ उस पर्टिकुलर ईयर में थी उसकी जो पेनल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि नो अ पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन, ठीक है, ऑफ द एक्ट, ठीक है जी। ये चीज़ कि एट द टाइम ऑफ कमीशन, जब वो हुआ है। दूसरा कहता है सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने चोरी कर ली हुई है और आप सपोज़ आपने थेफ्ट कर लिया है और आपको सज़ा जो है वो मर्डर की मिल रही है, वो भी नहीं है। आपको चोरी की है तो उसी की ही सज़ा मिलेगी, जो प्रिस्क्राइब किया है लॉ में वही होगा, ठीक है जी। अब आता है दूसरा पॉइंट, नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक ही ऑफेंस के बार बार सज़ा नहीं मिल सकती। कि अगर थेफ्ट की आपको 2 साल की सज़ा मिली है तो ऐसा नहीं कि उसको आप फिर से
20 साल की और सज़ा दे दोगे अगले ट्रायल में, ऐसा नहीं है। एक सज़ा की दो दो बार नहीं मिल सकती, ठीक है जी। और इसके साथ ये भी है कि सपोज़ आपकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुई है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ने की है कि इंडियन आर्मी से आपको कोर्ट मार्शल लो कर दिया है, कोर्ट मार्शल, ठीक है जी। आपके सारे सारे रैंक्स ले लिए हैं, आपकी सारी सब कुछ ले ली हुई हैं, और सपोज़ आपने ऑफेंस क्या किया था, आपने मर्डर किया था, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंटल ने तो आपको कोर्ट मार्शल कर दिया, लेकिन उसके बाद आईपीसी की धाराएं भी आप पे लगेंगी, क्योंकि मर्डर जो है वो अगेंस्ट द स्टेट है, ठीक है जी। तो आपका डिपार्टमेंट ने तो आपको, जैसे करप्शन है तो करप्शन में डिपार्टमेंट ने तो आपको निकाल दिया, लेकिन आईपीसी की धारा भी लगेगी आप पे, ठीक है दोस्तों। तो ये है डबल जेओपार्डी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि आप अपने लिए ही विटनेस नहीं बन सकते हैं, ठीक है जी। यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बिकम विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ, कि मैं अपने खिलाफ ही गवाही दे दूं। और आपको कंपल्शन नहीं है, आपको कंपल्स नहीं किया जा सकता किस चीज़ के लिए, थंब इम्प्रेशन देने के लिए, मतलब साइन करने के लिए, ब्लड स्पेसिमेन देने के लिए, ठीक है जी। तो ये आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ ही। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है जी। अब इसके साथ ये भी आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ ऐसे के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। यूथेनेसिया, यूथेनेसिया क्या होता है, कमेंट सेक्शन पे बताइए। यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। और इंडिया में कौन सी यूथेनेशिया अलाउड है, पैसिव एक्टिव, उसके बारे में बताइए, ठीक है जी। तो आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी, नन नहीं है ये, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये एक चीज़, ठीक है जी। अब गोपालन केस में क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है गोपालन केस, में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन ली थी आर्टिकल 21 की, लेकिन मेनका गांधी का जो केस था उसके बाद आर्टिकल 21 की काफ़ी ब्रॉडर जो है इंटरप्रिटेशन हुई थी, ठीक है जी। अब वो ब्रॉडर क्या थी, अब देखिए उसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन 34 पॉइंट्स हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इसमें है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, वाटर, उसका देखिए वाटर एयर मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब कि देखिए पानी हो गया, फिर एयर हो गया, ये बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हैं, ठीक है जी। और ये जब भी वायलेट होती हैं तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट कॉग्निस भी लेता है, ठीक है जी। फिर राइट टू लाइवलीहुड है कि जीने का साधन होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी, देखिए ये है कि हम हमारी चीज़ों में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, राइट टू शेल्टर। अब देखिए सर्दियों के टाइम पे रैन बसेरा बनते हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया में ताकि लोग मरे ना, तो ये देखिए ये पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। फिर राइट टू हेल्थ है, मतलब कि अच्छी होनी थी, तो इस तरीके की आर्टिकल 21 में दी गई हैं, ठीक है जी। अब आर्टिकल 21 ए जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। तो आर्टिकल 21 ए क्या कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, किसको, 6 से 14 साल के बच्चों को, और या तो स्टेट उसको डिटरमिन करे, बट 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि ये एजुकेशन जो एलिमेंट्री है वो फंडामेंटल राइट है, और मतलब कि प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं माना जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि 6 से 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है वो इस तरीके से हो कि उनको एटलीस्ट पढ़ना लिखना तो आए, ठीक है जी। और ये जो प्रोविज़न है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसका बहुत ज़्यादा माइलस्टोन माना गया कि सबको पढ़ाई करानी है, ठीक है जी। तो इसका एम क्या था, अचीव एजुकेशनल फॉर ऑल, ठीक है जी। तो इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो था वो ऑलरेडी दिया हुआ था, कौन से में, आर्टिकल 45 में दिया हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में दिया गया था, ठीक है जी। अब आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं है, तो अब जब आपने इसको 21A कर दिया फंडामेंटल राइट में, तो अब ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट हो गया, मतलब कि कोर्ट में हम दरवाज़ा
खटखटा सकते हैं। ठीक है जी। तो आर्टिकल 45 ये कहता था कि द स्टेट शेल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है जी। और इट ऑल्सो एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A भी ऐड किया था। उसमें ये कहा था कि ये सबकी ड्यूटी है सब सिटीज़न की टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर ओल्ड। ठीक है जी। तो ये है 21A। चलिए बातें हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है जी। तो आर्टिकल 22 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा कहता है केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को अरेस्ट कर लिया या डिटेन कर लिया हुआ है। तो पहला पार्ट जो है आर्टिकल 22 का कहता है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसके कुछ राइट्स हैं। अब राइट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला राइट है, सपोज अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो सबसे पहले राइट है कि उसको बताना पड़ता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया कि आप अरेस्ट क्यों हुए हैं। दूसरा ये है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको राइट है कि मैं अपना लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर जो है वो उसको बताऊं कि भाई मैं अरेस्ट हो गया हूँ। तो पहला कि आपको बताना पड़ता है आप अरेस्ट क्यों हो रहे हैं। दूसरा कि आप अपने लॉयर को बता सकते हैं। तीसरा ये है कि मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उसके बीच में उसको पेश करना है मैजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है जी। लेकिन उसमें अगर वो 24 घंटे में जो सपोज़ अगर कई बार मैजिस्ट्रेट साहब दूर हों तो अगर 3 या 4 घंटे का जो टाइम पीरियड है ट्रैवलिंग का उसको नहीं इंक्लूड करते। तो 24 घंटे डिटेंशन के। ठीक है जी। और चौथा है कि राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है जी। मतलब 24 घंटे के बाद छूटना है अनलेस मैजिस्ट्रेट बोलते हैं कि नहीं इनको फर्दर आपने डिटेन करके रहना है। ठीक है जी। मतलब कि बेल नहीं मिली। ठीक है जी। तो ये जो सेफ गार्ड्स हैं ये किसके लिए अवेलेबल नहीं है कि एनिमी एलियन का मतलब है कि कोई बाहर से आया हुआ, फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तानी है कोई। ठीक है जी। या फिर एक पर्सन जो है वो अरेस्ट हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, मतलब कि आपने किसी क्राइम आपको ये मंशा है कि कोई क्राइम कर सकता है। ठीक है जी। तो उसकी वजह से आपने उसको प्रिवेंशन ऑफ कर दिया है कि आप इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उसको डिटेन कर लिया हुआ है। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया है कि द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। ठीक है जी। ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट हो गया सिविल अरेस्ट। ठीक है जी। अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स और डिपोर्टेशन ऑफ एलियन। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि आर्टिकल 22 जो है वो नहीं कवर करता है कोर्ट के ऑर्डर्स का, सिविल अरेस्ट का, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। ठीक है जी। और ये अप्लाई करते हैं, दे अप्लाई ओनली टू एक्ट ऑफ अ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल इन नेचर एंड सम एक्टिविटी प्रेजुडिल्स टू पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि कोई इस तरीके की एक्टिविटी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट पे जा रही है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है आर्टिकल 22 वो क्या कहता है? प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है जी। प्रोटेक्शन क्या है? अब ये प्रोटेक्शन है कि जो डिटेंशन है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती 3 मंथ्स, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कहता है कि नहीं इसकी डिटेंशन बढ़ानी है। मतलब कि एक बोर्ड जो है जिसमें कि जजेस ऑफ हायर कोर्ट हैं वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान की जो डिटेंशन है वो 3 मंथ से ऊपर करनी चाहिए। अब देखिए उमर अब्दुल्ला को भी हाउस अरेस्ट में डाला हुआ था तो उनका भी टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है जी। और जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है दे शुड बी कम्युनिकेटेड टू डिटेन यू। मतलब कि जो भी डिटेन हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उमर अब्दुल्ला को डिटेन किया गया था तो उनको बताया गया होगा कि क्यों हुआ है। ठीक है जी। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट है कि डिटेन्यू शुड बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन। मतलब कि जिसको डिटेन किया गया है अगर वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए कि जी भाई मुझे डिटेन मत करो। ठीक है जी। और
आर्टिकल 22 जो है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज़ करता है, क्या कर ऑथराइज़ करता है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, और वो क्या है कि द सर्कमस्टांसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है जी, मतलब अगर 3 मंथ से ऊपर का अगर आपने करना है तो उसके वो पूरे क्लॉजेस बना सकता है पार्लियामेंट। ठीक है जी, प्रिवेंटिव लॉ के अंडर। और उसमें आपको ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड भी नहीं चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास राइट है। और जो मैक्सिमम पीरियड जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विच अ पर्सन कैन बी डिटेन इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये भी पार्लियामेंट के पास हक है। और जो जो प्रोसीजर है, ठीक है जी, वो बोर्ड ऑफ जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी इंक्वायरी पे बैठेगा। तो अगर सिरे सिरे पे अगर ये बात अगर हमने समझनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है लेजिस्लेटिव पावर्स जितनी भी हैं विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दी है कि ये बना सकते हैं। और पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू मेक लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस। मतलब कि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किस किस पे, डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ है, फॉरेन अफेयर से है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से है। अब सपोज़ कोई एक ऐसे बाहर का वो कोई एजेंट आ गया है, ठीक है जी, पाकिस्तान से कोई एजेंट आ गया है आईएसआई का, तो उसमें फिर आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसमें 3 मंथ्स का या बाकी सारे क्लॉजेज जो हैं वो नहीं रहते। अब अगर कोई सी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे कि इंडियन आर्मी ने ही किसी को पकड़ लिया हुआ, तो उसका वो जो डिटेंशन है उसके लिए ये वाले लॉज नहीं लगेंगे। ठीक है जी। और अगला पॉइंट क्या कहता है कि बोथ पार्लियामेंट एज वेल स्टेट लेजिस्लेशन कैन कॉन्करेंटली मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है जी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है जी, और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, और सप्लाईज और जो सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी है उससे रिलेटेड ये लॉ बना सकता है। ठीक है जी। तो अगर पूरी तरीके से बात किया जाए तो पार्लियामेंट और स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो लॉ बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। टेक केयर, धन्यवाद।